बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा और साबिक मीडिया हेड के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयानात पर दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा ने खुदकुश हमलों की धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-कायदा की बर्र-ए-सग़ीर शाख ने धमकी दी है कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरमत की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अल-कायदा ने गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली में खुदकुश हमलों की वार्निंग दी है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर इस्लाम से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयानात पर मुस्लिम मुल्कों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से आने वाले रद्द अमल के बाद बीजेपी ने दोनों रहनुमाओं को बरतरफ कर दिया था। इसके बावजूद इस मामले पर मुस्लिम मुल्कों के रद्द अमल में शिद्दत आ रही है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद छिड़े तनाज़े के दरमियान बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग के एक आला रहनुमा ने कहा कि बीजेपी ने खलीजी ममालिक के बढ़ते हुए दबाव की वजह से नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की। ढाका में सहाफियों के एक वफ्द से गुफ्तगू करते हुए बांग्लादेश अवामी लीग के नुमाइंदे ने कहा कि वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मजहबी इंतहा पसंदों के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है और फिरकावाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए हालिया दिनों में फौरी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ने कई दिनों तक इंतजार किया और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब मुस्लिम ममालिक ने इन बयानात पर एतराज जताया तब जाकर उन्होंने कार्रवाई की और उन बयानों के जिम्मेदार अपने तर्जुमानों को पार्टी से बर्खास्त किया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि फ़लस्तीन में दहाइयों से जारी तशद्दुद की बुनियादी वजह इसराइल का कब्जा है। कमीशन ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि दो फरीकों के बीच तशद्दुद की असल वजह इसराइल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इसराइली कब्जा खत्म करना तशद्दुद के खात्मे के लिए जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फ़लस्तीन में दहाइयों से जारी तशद्दुद की बुनियादी वजह इसराइल का गासिबाना कब्जा है। कमीशन ने तस्दीक की है कि इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा और फ़लस्तीनी आबादी के साथ इम्तियाजी सुलूक तशद्दुद की बुनियादी वजूहात हैं। कमीशन के सरबराह और इंसानी हुकूक के साबिक हाई कमिश्नर नवी पीले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस तनाज़े की बुनियादी वजूहात ज्यादातर इसराइल की तरफ इशारा करते हैं। वाक़यात से अंदाजा होता है कि इसराइल ही तनाज़े की असल जड़ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़लस्तीनी जमीनों पर इसराइली कब्जा खत्म करना तशद्दुद के खात्मे के लिए जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है जिन पर उसने 1967 की जंग में कब्जा करके फ़लस्तीनी इलाकों को अपने इलाके में जम कर लिया था। हालांकि आलमी बिरादरी ने इसराइल के इस इक़दाम को कभी तस्लीम नहीं किया है। कौंसिल का कहना है कि इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों के लिए नासाजगार माहौल बरकरार रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और इसराइली आबादकारों के लिए मुवाफिक माहौल पैदा करके डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में माजी की तहक़ीक़ात का भी जायजा लिया गया। गुज़िश्ता साल मई में इसराइल फ़लस्तीन जंग के बाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था। इंक्वायरी कमीशन के क़याम का मकसद इसराइल और हमास के दरमियान 11 दिनों तक चलने वाली जंग के असबाब पर गौर करना था। दोनों फरीक़ैन के बीच तशद्दुद में 260 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और 13 इसराइली हलाक हुए थे। दूसरी तरफ इसराइल ने इंक्वायरी कमीशन का बाइकॉट किया और उसके तफ्तीशकारों को अपने यहाँ दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने तफ्तीश को पैसे और तवानाई का ज़िया करार देते हुए कहा कि ये रिपोर्ट जानिबदाराना और यकतरफा है जिसका मकसद इसराइल को बदनाम करना है, जबकि हमास ने इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी रिपोर्ट की तारीफ करते हुए इसराइल को एहतसाब करने की अपील की है। रिपोर्ट पर अगले हफ्ते जिनेवा में इंसानी हुकूक कौंसिल में तबादले ख्याल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अफगान पुलिस का नया यूनिफॉर्म सामने आ गया है। अफगानिस्तान में वज़ारत दाखिला की जानिब से पुलिस के लिए इजरा करदा नया यूनिफॉर्म
प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाइश के लिए पेश किया गया। तर्जुमान वजारत इत्तलात अफगानिस्तान के मुताबिक उस वक्त काबुल और कंधार में 20,000 यूनिफॉर्म्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 लाख मजीद यूनिफॉर्म्स की तैयारी का ऑर्डर दे दिया गया है। यूनिफॉर्म की तैयारी का ठेका मकामी कंपनी को दिया गया है। बलूचिस्तान में मुसाफिर गाड़ी के खाई में गिरने का वाकया पेश आया है, जिसमें कम से कम 22 अफराद के हलाक होने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्लाह के करीब एक मुसाफिर गाड़ी 100 फुट गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी में तकरीबन 23 अफराद सवार थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये वाकया बुध की सुबह उस वक्त पेश आया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि हादसे में एक कमसिन लड़का जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए क्वेटा मुंतकिल किया गया है। महलूकीन में 5 बच्चे, 5 खवातीन और 11 मर्द शामिल हैं। डीसी ने कहा कि इलाके में वाक़ई अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ईरान में मुसाफिर बरदार ट्रेन के पटरी से उतरने के बायस कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जिनमें 5 की हालत नाजुक बताई गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार ट्रेन ईरान के शहर मशहद से यज़्द जा रही थी कि उसकी 5 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन में 348 मुसाफिर सवार थे। हादसे के फौरन बाद हिलाल अहमर हंगामी सूरत हाल और रेलवे की इमदादी टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। ईरानी एटमी तवन्नाई तंजीम ने ऐलान किया है कि उसने ईरान में एक जौहरी तनसीब पर बैनुल-अक़वामी जौहरी तवन्नाई एजेंसी के 2 निगरानी वाले कैमरों को गैर फ़आल कर दिया है। एजेंसी के मौजूदा कैमरों में से 80% से ज्यादा महफूज कैमरे हैं, जो पहले की तरह काम करते रहेंगे। ईरानी जौहरी इदारे ने कहा कि अफजोदगी की ऑनलाइन निगरानी और फ्लोमीटर एजेंसी के कैमरों की सरगर्मियों को मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे, ईरान और आलमी ताकतों ने 2015 में जौहरी मुआहदे पर इत्तेफाक किया था, जिसके तहत तेहरान ने इक़्तिसादी पाबंदियां हटाने के बदले में अपनी यूरेनियम की अफजोदगी को बड़ी हद तक महदूद कर दिया था। گذشته هم قرار نبود که اطلاعات اینها مگر در حالت در واقع پذیرش شرایط ایران به اونها داده بشه. مبنا هم مبنای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود. خب ما این اطلاعات بهشون نمیدادیم. از امروز دیگه اطلاعات هم ضبط نمیشه. लंदन एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रोज मुसाफिरों की लंबी कतारें देखने को मिली। दरअसल यहां कई फ्लाइट्स को अचानक मनसूख कर दिया गया है। एयरलाइन के मालिकान ने मुसाफिरों की बढ़ती तादाद और अमले की कमी को मनसूखी की वजह करार दिया है। लंदन के लोटन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को उस वक्त मायूसी हुई जब उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना था कि वो काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनको मायूसी का सामना करना पड़ा। Queuing for over an hour. They've only got one person checking in, and it's not moving. We're going to be here all day. Yeah, flight is in just over an hour, but we've only. Well, I started there an hour ago, so never know. Might make it, but we'll find out. I'm just waiting here for an hour now, and but my plane's actually leaving in like 40 minutes, I think. So I'm probably not going to get it for sure. Nobody is really helping us. They've just given us a page with some documentation, but there is a lot of information. It's just we don't really know what our options. 2022 में आलमी मईशत 2.9% पर है, जो जनवरी के तखमीने से 1.2% कम है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने मंगल को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक आलमी मईशत में सुस्ती आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना बीमारी और रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ने आलमी मईशत में जमूद पैदा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुतवस्सित और कम आमदनी वाली मईशतों के लिए मुमकिना तौर पर नुकसानदेह साबित होगा और उन पर जमूद का खतरा बढ़ाता है। और इस खतरे से भी आगाह किया गया है कि आलमी मईशत की रफ्तार मजीद कमजोर होगी। आपका खैर मकदम है। मारियोपोल के अज़ोस्टाल स्टील प्लांट में खुद सुपुर्दगी करने वाले 1000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों को रूस मुंतकिल करने की खबरें आ रही हैं।
तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक 1000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों को तफ्तीश के लिए रूस मुंतकिल किया गया है। रूस उनमें से कई के खिलाफ जंगी जराइम के इल्जामात की मनसूबाबंदी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात मजीद कमजोर हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। कैदी बनाए गए 1000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी। कैदी यूक्रेनी फौजियों को भेजा गया रूस। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात हो सकते हैं कमजोर। यूक्रेनी फौजियों के खिलाफ वॉर क्राइम के इल्जामात की मंसूबाबंदी कर रहा है रूस। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 100 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जंग अब भी जारी है। इस दौरान यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूसी फौज के हमलों में यूक्रेन के सैकड़ों फौजी और बेगुनाह अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस बीच खबर है कि 1000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों को तहकीकात के लिए रूस भेजा गया है। यूक्रेन के इन फौजियों ने मारियोपोल शहर में हथियार डालकर खुद सुपुर्दगी की थी। तास न्यूज एजेंसी ने रूस के कानून नाफिज करने वाले जराये का हवाला देते हुए कहा कि मारियोपोल शहर में हथियार डालने वाले 1000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों को तफ्तीश के लिए रूस मुंतकिल किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने फौजियों को हीरो मानते हैं, वहीं रूसी रहनुमा सरेंडर करने वाले फौजियों को नाज़ी मुजरिम करार देते हैं। हालांकि अभी तक यूक्रेनी फौजियों की मुंतकली की तस्दीक नहीं हो सकी है। अगर रूस के इस इक़दाम की तस्दीक होती है तो रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात मजीद कमजोर हो सकते हैं। हालांकि जंग के दौरान यूक्रेन जंगी कैदियों के तबादले की उम्मीद कर रहा है, लेकिन रूस उनमें से कई के खिलाफ जंगी जराइम के इल्जामात की मंसूबा बंदी कर रहा है। यूक्रेन की हुकूमत शुरू से अज़ोस्टाल प्लांट से तकरीबन 2000 फौजियों को कैदियों के तबादले में हवालगी का मुतालबा कर रही है, लेकिन रूसी कानून साजों ने मुतालबा किया है कि यूक्रेनी फौजियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। खबर रसा एजेंसी तास ने जराये के हवाले से बताया कि अज़ोस्टाल से 1000 से ज्यादा अफराद को रूस लाया गया है। लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज इनके साथ मिलकर काम कर रही है। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूसी वज़ीर दिफा सर्गेई लारोव ने कहा है कि लुहांस्क सूबे का ज्यादातर हिस्सा रूसी अफवाज के कंट्रोल में है। यूक्रेनी हुकाम और फौजी तजियाकारों के मुताबिक ऐसा लगता है कि दोनेत्स्क सूबे के तकरीबन निसफ हिस्से पर रूस का कंट्रोल है। उधर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत के जरिए जंगबंदी का इशारा दिया है। देखिए रिपोर्ट। डोंबास पर कब्जे के करीब पहुंचा रूस। रूस का दावा 97% हिस्सों पर काबिज। रूस का ऐलान पूरे डोंबास पर कंट्रोल का मंसूबा। ज़ेलेंस्की का बयान, मुल्क के 20% हिस्सों पर रूस का कब्जा। पुतिन के साथ बातचीत के जरिए जंगबंदी का दिया इशारा। रूस का दावा है कि उसने डोंबास इलाके के 2 सूबों में से एक पर 97% कंट्रोल हासिल कर लिया है। और वो कोयले की कानों और कारखानों के मजबूत गढ़ पर मुकम्मल कब्जा करने के अपने हदफ के करीब पहुंच गया है। रूसी वजीर दिफा सर्गेई शोइगु ने मंगल को कहा कि लुहांस्क सूबे का ज्यादातर हिस्सा रूसी अफवाज के कंट्रोल में है। यूक्रेनी हुकाम और फौजी तज्जियाकारों के मुताबिक ऐसा लगता है कि दोनेत्स्क सूबे के तकरीबन निसफ हिस्से पर रूस का कंट्रोल है। रूस ने ऐलान किया कि उसका बुनियादी मकसद पूरे डोंबास पर कब्जा करना है। Значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман, Светогорск, а также 15 других населенных пунктов. Сборы различного уровня, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт. Также полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на Попасинском направлении. В целом, на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики.
मॉस्को के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद 2014 से डोनबास में यूक्रेन की सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहे हैं और हालिया हफ्तों में इस खित्ते को रूसी हमलों का सामना करना पड़ा है। जंग के आगाज में रूसी फौजियों ने पूरे खेरसोन के इलाके और जुनूब में जापोरिशिया के इलाके के एक बड़े हिस्से को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। पिछले हफ्ते यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने कहा था कि रूसी अफवाज ने मुल्क के 20% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा इन्होंने जंग के दौरान 31,000 से ज्यादा रूसी फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए जारी किए गए बयान में कहा कि हर रोज तकरीबन 300 रूसी फौजी हलाक हो रहे हैं। Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого. Фронтова ситуація в Україні за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжується абсолютно героїчна оборона Донбасу. Найгарячіші точки ті самі, передусім Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна тощо. फाइनेंशियल टाइम्स समिट में शिरकत से पहले जेलेंस्की ने जंग के मैदान में रूस को शिकस्त देने पर जोर दिया, लेकिन उन्होंने रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत के जरिए जंगबंदी का इशारा भी दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि हर जंग का खात्मा मुज़ाकिरात की मेज पर होता है, ताहम अमन मुज़ाकिरात व्लादिमीर पुतिन के साथ बिलमुशाफा होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेनी अनाज की मौजूदा सूरत हाल का खुराक के बहरान से कोई ताल्लुक नहीं है। अंकारा में अपने तुर्क हम मनसब मेलूत के साथ मुलाकात के बाद एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लावरोव ने कहा कि मगरिब और यूक्रेन इस मसले को आलमी आफत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस यूक्रेनी अनाज की बात कर रहे हैं उसका हिस्सा दुनिया भर में अनाज और दीगर पैदावार में 1% से भी कम है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी तरफ से कभी कोई रुकावट नहीं आई और ये कि रूस इस मसले को हल करने में ताउन करने पर खुश है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि अनाज की राहदारी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मंसूबा काबिल अमल है। Много внимания мы уделили हमने проблеме यूक्रेन के अनाज की вывоза तरसील के मामले पर украинского बहुत зерна, ज्यादा तवज्जो मरकूज की, которую जिसे हमारे मगरबी наши साथी, западные коллеги, खुद да и यूक्रेन сами एक украинцы आलमी आफत пытаются के जुमरे में डालने внести की в कोशिश разряд कर रहे हैं। вселенской катастрофы, हालांकि हम जिस यूक्रेन के अनाज की хотя बात कर रहे доля हैं вот दुनिया этого भर में зерна अनाज और украинского, о दीगर котором идет पैदावार речь, का она 1% меньше से भी कम 1% है। от इसलिए общемирового यूक्रेनी अनाज की मौजूदा производства सूरत пшеницы и हाल का других खुराक के злаков. बहरान से कोई ताल्लुक Поэтому नहीं है। какого-либо सदर पुतिन ने отношения एक к हफ्ता продовольственному पहले एक кризису खुसूसी इंटरव्यू में нынешняя इस बारे में ситуация с तफसील से украинским बात की। зерном не उस имеет. वक्त Об तमाम этом हक़ाइक़ पेश किए गए подробнейшим और जो образом भी говорил सुनना चाहता президент था Путин उसने неделю सुना। назад в специальном интервью. İçinde en öncelikli konu इनका Ukrayna'dan ve सबसे अहम Rusya'dan मौजू यूक्रेन और रूस ihraç से मसनूआत की edilecek बरामद में ürünlerin दरपेश önündeki रुकावटों का था। engellerdir. यूक्रेन को बैनुल-अक़वामी मंडी में अनाज बरामद करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात पेश किए गए हैं। ihraç edilebilmesi हाल ही için में अक़वाम मुत्तहिदा का एक मंसूबा çeşitli है। fikirler ortaya हम एक çıktı. ऐसे मंसूबे Ve के en बारे son में बात कर Birleşmiş रहे हैं Milletler'in bir जिसमें planı जहाजों var. की निगरानी शामिल है, Ve bu जो konuda अक़वाम gemilerin मुत्तहिदा, रूसी denetlenmesi फेडरेशन, dahil यूक्रेन और तुर्की के Birleşmiş दरमियान Milletler, एक Rusya तरीक़ेकार और Federasyonu, ताउन Ukrayna कायम ve कर सकता Türkiye है। arasında तुर्की के तौर पर हम इस मंसूबे को oluşturabilecek काबिल bir अमल mekanizma समझते ve हैं और işbirliği इसे एक ऐसे içeren मंसूबे के तौर पर bir देखते हैं जिस plandan पर अमल किया जा bahsediyoruz. सकता है। Biz Türkiye olarak bu planı तुर्की ने एक बार फिर से स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत पर एतराज़ जताया है। तुर्की वज़ीर ख़ारजा ने अपने डच हममनसब के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अंकारा नॉर्डिक ममालिक के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। तुर्की ने आगाज़ से ही रूस के यूक्रेन पर हमले के दौरान नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और हमसाया मुल्क फिनलैंड की दरख्वास्त की मुखालफत की है। तुर्की के पास नेटो के रुकन हैसियत से ब्लॉकिंग वोट है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने दोनों नॉर्डिक ममालिक पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या अस्करियत पसंद कुर्द ग्रुपों की पुष्ट पनाही करने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया है। तुर्क हुकूमत ने फिनलैंड और स्वीडन पर तुर्की पर हथियारों की बरामद पर पाबंदी आयद करने और मुश्तबा दहशतगर्दों की हवालगी से इनकार करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। जनूबी कोरिया और अमरीकी सिफारतकारों ने एक बार फिर शुमाली कोरिया पर
زور دیا کہ وہ ہتھیاروں کے مظاہروں کے سلسلے میں فوجی اشتعال انگیزی سے باز رہے۔ سیول میں اپنے جنوبی کوریائی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے بعد امریکی نائب وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر شمالی کوریا نے جوہری تجربہ کیا تو مضبوط اور تیز رد عمل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی بین الاقوامی برادری کے تعاون سے شمالی ٹیسٹ کے خلاف اضافی پابندی عائد کرنے پر غور کیا جائے گا۔ جنوبی کوریا اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ شمالی کوریا شمال مشرق کے ایک قبضے میں اپنے جوہری تجربے کی تیاریوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اٹلی کے بندرگاہی شہر ٹریسٹے میں $266 بلین سے زیادہ کے 4.5 ٹن کوکین کو ضبط کیا گیا۔ اٹلی، سلووینیا، کروشیا، بلغاریہ، نیدرلینڈز اور کولمبیا میں منشیات کی بین الاقوامی اسمگلنگ کے سلسلے میں اب تک کی سب سے بڑی کارروائی بتائی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس سلسلے میں 38 افراد کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ اور ان کے خلاف گھیرا بندی سخت کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ بڑی کامیابی مختلف خفیہ جانکاری اور تفتیش کاروں کی مدد سے انجام دیا گیا ہے۔ اس پوری کارروائی میں یو ایس ہوم لینڈ سیکیورٹی کی بھی مدد لی گئی تھی۔ اب تک کئی اسمگلروں کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ 108 ملین یورو نقد روپے بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی پکڑی گئی ہیں۔ خبر کے مطابق اس پورے معاملے میں دنیا کے سب سے بڑے اسمگلرز شامل تھے۔ اٹلی میں حکام کا اندازہ ہے کہ جرائم پیشہ گروہوں نے کوکین کے لیے 96 ملین یورو ادا کر دیے ہیں۔